फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 59 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा 10वीं क्लास के बच्चों के लिए है। 23 तारीख है, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन का एक और नया टॉपिक, ठीक है, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार, ठीक है, जो कि अपवर्तन के कारण होता है। इसको हम जानेंगे कि जो ये रंग बिरंगा संसार हमको दिखता है वो कैसे दिखता है। तो देखो, अपवर्तन क्या होता है पहले तो ये जानो। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने सीधे पथ से मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि वो वायु वाले माध्यम से जल में प्रवेश करता है या फिर किसी विरल से सघन में या सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसका पथ जो है मुड़ जाता है, थोड़ा वो सीधा नहीं रहता है जैसे पहले था। एक माध्यम में वो बिल्कुल सीधा रहता है, लेकिन दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही उसका पथ जो है मुड़ जाता है थोड़ा सा। जैसे मान लो यहाँ से आया, ये सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये सीधा नहीं, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, वो माध्यम पर डिपेंड करेगा ये वाला कौन सा माध्यम है और ये वाला कौन सा माध्यम है, ठीक है। अब प्रिज्म क्या होता है बेटा? यह सामान्यतः कांच का बना होता है। इसमें 2 त्रिकोणीय आधार और 3 आयताकार पार्श्व सतह होती हैं। तो देखो, 2 त्रिकोणीय आधार होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 2 त्रिकोणीय आधार होते हैं इस तरीके से बेटा। ये इसकी आयता, यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके का होता है। आप देखोगे तो इसको 2 साइड होती है इसके, ये तो फ्रंट की होगी, ये इसके बैक साइड हो गई। और मतलब कुछ इस तरीके से लगा लो, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली तो त्रिकोणीय हो गई, और ये पूरी, और इस साइड भी एक और है बेटा, यहाँ इस साइड भी है ये, और एक इसके नीचे भी है, बेस में भी है त्रिकोणीय। तो 3 क्या हो गई? इसकी पार्श्व सतह हो गई, ठीक है। इस तरीके की 3 हो गई, और इन तीनों को जोड़ने से जो बनेंगी आगे पीछे वो हो गई त्रिकोणीय सतह। अब प्रिज्म कोण क्या होता है? 2 निकटवर्ती पार्श्व सतहों के बीच का कोण। जो 2 निकटवर्ती पार्श्व सतह, ठीक है, जो मैंने इस तरीके से बनाया था, एक ये सतह हो गई, दूसरी साइड भी इसकी एक और ऐसी सतह जो इधर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो कोण है इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। ओके। अब प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है? हमने पिछले अध्याय में आयताकार स्लैब से अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा अलग होता है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। पहले वाले में कांच की स्लैब में बेटा आपने क्या देखा था? आपने देखा था यहाँ से क्या होता है, एक किरण आ रही है, ठीक है, ये किरण आई, ये यहाँ से क्या हो गई, थोड़ी सी बेंट हो गई, लेकिन जैसे ये बाहर जाती है फिर से ऐसे हो जाती है। तो देखोगे तुम इसको, ये इसके बिल्कुल समांतर होती है, ठीक है, ये वाली लाइन ये इसके बिल्कुल समांतर होती है, बस ये वाली समांतर नहीं थी। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रिज्म में एक आपतित किरण आई, वो थोड़ी सी अपवर्तित हुई, ठीक है। अपवर्तित होने के बाद क्या हुआ, फिर दोबारा से देखो, ये वायु का माध्यम था, ये भी वायु का माध्यम है, लेकिन अब ये वायु के माध्यम में आके इसको कैसे जाना चाहिए था? इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, इसके समांतर, लेकिन वो इस तरीके से नहीं जाती, ये इस तरीके से जा रही है। तो क्या हो गई, अपने पथ से विचलित हो गई और भी ज़्यादा, और ये निर्गत है, ठीक है। ये क्या है? अभिलंब से यहाँ देखोगे तो ये निर्गत कोण है और ये निर्गत किरण है, लेकिन इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे ना जाके ऐसे गई है। इसमें भी तो ऐसे ही था ना, यहाँ से आई वापस से इसी के समांतर गई, लेकिन यहाँ पर इसके समांतर नहीं गई है, ये ऐसे विचलित हो गई। यही इसमें भिन्नता है बस, ठीक है। इसी के कारण नए नए तरीके के हमें इसमें देखने को मिलते हैं परिवर्तन। इस कारण प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक और रोचक घटना होती है। तो अब आपको याद रखना है बेटा, यहाँ से ये आपतित किरण आई, यहाँ अपवर्तित हुई, और यहाँ पर ये दोबारा से क्या हो गई, इसका अपवर्तन के बाद फिर से निर्गत को किरण निकली, ठीक है। अब यहाँ पर विचलन कोण या विक्षेपण कोण कौन सा होगा? जो ये होता है, ये आपतित किरण हो गई और ये निर्गत किरण हो गई, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है इसको बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण कहलाता है विचलन कोण या विक्षेपण कोण। ओके। अब बेटा विक्षेपण के बारे में जानते हैं, विक्षेपण होता क्या है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक किरण आ रही है, ये अलग अलग कलर के रंगों की किरणों में बदल गई। तो देखो, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों, यानी कि ये बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं, यानी कि प्रकाश का अलग अलग रंगों की किरणों में विभक्त हो जाना या बट जाना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है।
और ये कौन कौन सी है बेटा सीरीज में, इस तरीके से याद कर सकते हो आप विब्जियोर, ठीक है। वोयलेट कलर हो गया, ये बैंगनी हो गया, ये जामुनी हो गया, ये नीला हो गया, ये हरा हो गया, ये पीला हो गया, ये संतरी और ये लाल। इन रंगों के क्रम से याद रखने की युक्ति है। अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और जो ये बनते हैं बैंड, इसको क्या बोला जाता है, 7 रंगों के को स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। जिसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे अलग अलग तरीके की वेव दिखाई गई। ये बहुत ज़्यादा आसपास में है, ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हो तो इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, यानी कि तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जो ये वाली वेव है और ये दूसरी वेव है, इन दोनों का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ऊंचाई वाला, ठीक है, पीक, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। जो कि लाल वाले का अधिक है और वोयलेट वाले का बहुत ही कम है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम का बनने का कारण क्या है, स्पेक्ट्रम बनने का कारण है सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है पहले से ही, ठीक है। हर रंग का अपना अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है, हमने यहाँ से देखा सभी का अलग अलग तरंग दैर्ध्य है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें उपस्थित सभी वर्ण अलग अलग कोण पर मुड़ जाते हैं। जब ये क्या होता है, प्रिज्म से गुजरता है तो इसके जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य है वो अलग अलग कोण पर मुड़ जाती है, ठीक है। एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर, जैसे सबके घर अलग अलग हो तो अपने अपने घरों की तरफ मुड़ जाते हैं तो वो, ठीक है, थोड़े थोड़े गैप पर। तो ये इस तरीके से वो क्या बना देते हैं, एक स्पेक्ट्रम बना देते हैं निर्गत किरण से, ठीक है। अब लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक है, तो ये सबसे कम मुड़ता है। तो सबसे ऊपर देख रहे होंगे ये सबसे कम मुड़ता है, लेकिन जो बैंगनी है उसका ज़्यादा है, मतलब कि तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, तो ये ज़्यादा मुड़ता है। अब ये क्यों, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, विचलन कोण के अपोजिट, उल्टा होता है। विचलन कोण का मतलब क्या है, कितना मुड़ेगी ये निर्गत कोण, कितनी मुड़ेगी, ठीक है। यहाँ से आपतित किरण आई, यहाँ परावर्तित हो गई। अब ये इसको ऐसे जाना था, लेकिन यहाँ पे ये कितना विक्षेपित होगी, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा इनके बीच का, ये कितना ज़्यादा बनेगा, ये ज़्यादा तब बनेगा जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य छोटी होगी। तो वोयलेट कलर जो बैंगनी कलर है उसकी सबसे छोटी होती है तरंग दैर्ध्य, तो इसका मतलब इसका विचलन कोण सबसे ज़्यादा है। और लाल की सबसे बड़ी होती है तो इसका विचलन कोण जो है सबसे कम होता है, इसलिए वो हमें थोड़ी कम मुड़ी हुई दिखती है, जबकि बैंगनी ज़्यादा दिखती है। ओके, अब देखो बेटा इंद्रधनुष क्या होता है। यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। तो तुमने देखा होगा जब भी तुम इंद्रधनुष देखते हो तो वो वर्षा का टाइम होता है, बारिश के दिनों में हमें ये स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। क्यों, उस समय पर क्या होती है, जल की बूंदें होती हैं वायुमंडल में, ठीक है, जो क्या करती है, एक प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, ठीक है। उसकी छोटी छोटी बूंदें, जल की छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश और साथ में क्या हो रहा हो, बारिश हुई, जल की बूंदें वायुमंडल में और साथ में सूरज भी निकल रहा हो, तब आप इंद्रधनुष देख सकते हो। तो जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है तब आप अपवर्तित व विक्षेपित होता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, अपवर्तित होता है, यहाँ से गया तो ये अपवर्तित हो गया, फिर विक्षेपित होता है, यानी कि वो अपने पथ से और ज़्यादा विचलित हो जाता है, जहाँ पे उसे मुड़ना चाहिए था वहाँ नहीं मुड़ता, ठीक है। तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होकर जल की बूंद से निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण करता है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, जल की बूंद में प्रवेश किया बेटा, यहाँ से अपवर्तित हुई, फिर यहाँ से जैसे ही निकली तो ये क्या हुआ, विक्षेपित हो गई। अब यहाँ पे ये अंदर जल की बूंद के दूसरे, मतलब कि जो दूसरी साइड है उससे टकराएगी, उससे टकरा के इसका परावर्तन होगा और ये क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सारी किरण जैसी थी वैसी की वैसी अंदर ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि परावर्तित हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। और ये विक्षेपित होकर निर्गत कोण के रूप में बाहर निकल जाएंगी अलग अलग रंग की किरणें, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है, एक इंद्रधनुष दिखता है बना हुआ, ठीक है। ऐसे इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आपको डायग्राम अच्छे से याद करना है, मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ बेटा। देखो यहाँ से सूर्य की आई, ये जल की बूंद से टकराई, यहाँ से अपवर्तन हुआ इसका, फिर विक्षेपण हो गया अपने पथ से। विक्षेपण के बाद यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण अंत्य परावर्तन हो गया। पूर्ण अंत्य परावर्तन के पश्चात यहाँ पे क्या हुआ, फिर से विक्षेपण हो गया अलग अलग रंगों में, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया, इंद्रधनुष दिखाई दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण प्रिज्म से विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर कि विक्षेपण जो होता है वो क्या होगा, कैसे लिखोगे इसको, एक आयताकार स्लैब का विक्षेपण प्रिज्म के विक्षेपण से अलग होता है क्योंकि इसमें स्लैब की तरह अपवर्तित किरण और निर्गत किरण की दिशा समांतर नहीं होती। इसमें क्या होता है,
अपवर्तित किरण और निर्गत किरण जो है उनकी दिशाएं समांतर नहीं होती, जैसे कांच के स्लैब में थी, अभी मैंने बना के भी दिखाया था। मतलब इसके समांतर जाना चाहिए था, ये समांतर नहीं जाती, क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो आप ये डायग्राम यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है, ये वाला बना के। उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि देखो सेकंड क्वेश्चन है इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखो बेटा यहाँ से लेकर ये पूरा बॉक्स का आप इंद्रधनुष का बना दोगे और ये डायग्राम भी आपको बना देना है। ओके, इसमें आपको क्या करना है बेटा, ये आप सिंगल सिंगल इस तरीके से लाइन बना के इसमें दिखा दोगे, ठीक है, और कलर की बना के दिखा सकते हो तो वो दिखा देना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। और बैंगनी रंग का क्या होता है, कम होता है। बैंगनी का सबसे, ये इन्होंने थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, आप लिखोगे बैंगनी का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, यहाँ पर लिखना है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं। तो किसी प्रिज्म के विक्षेपण कोण किसको बोलते हैं, तो आप ये डायग्राम बनाओगे बेटा एक तो इसमें, ठीक है, ये वाला जो विचलन कोण है यही क्या आपका विक्षेपण कोण है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें लिखोगे क्या, तो इसमें आपको लिखना है विक्षेपण क्या है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच का कोण, बीच के कोण को क्या कहते हैं, विक्षेपण कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण ये है, निर्गत किरण ये है, तो इसके बीच के कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण या फिर विक्षेपण कोण कहते हैं, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।